Hello students of class 11th, welcome to your online class. This is your economics class and now we are going to continue our statistics in economics. Last term में मैंने आपको रैंडम सैम्पलिंग के चार उसके जो मेथड हैं उसको एक्सप्लेन किया था. आज उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को एक्सप्लेन करूँगी. तो हमारा जो रैंडम सैम्पल था, सिंपल रैंडम सैम्पल, वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज़ लॉटरी मेथड एंड सेकंड इज़ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. ठीक है. लॉटरी मेथड क्या है हमारा? अ रैंडम सैम्पल कैन जनरली बी सेलेक्टेड बाय अ सिंपल एंड पॉपुलर मेथड. ऑल द टाइम्स ऑफ द यूनिवर्स are numbered as and these numbers are written on identical pieces of paper. They are mixed in a ball and then here start the selection by draw one by one by shaking the bowl. Before every draw the number are picked out blindfolded. Add slip must be identical in size, shape and color to avoid the biased selection. लॉटरी मेथड क्या है हमारा? बहुत हमेशा से चला आ रहा है, बहुत पुराना मेथड है ये आपका. जब हमें कोई पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर सैम्पल को सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मेथड में क्या होता है कि उस सैम्पल के अलग अलग डिजिट्स को हम अलग अलग स्लिप में लिखते हैं. उसको लिखने के बाद सबको फोल्ड करके हम एक आपका बॉक्स में या एक बॉटल में किसी भी जार में हम उसको डाल देते हैं और फिर उसको हम वन बाय वन उस चिट को निकालते हैं और उस चिट में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग हम सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. अब जो हमारी स्लिप होती है, जो हम लोग पेपर जिस पे हम लोग नंबर्स लिखते हैं, उसको जब हम सैम्पल के लिए कट करते हैं तो हमारी जो स्लिप होती है वो सेम, यानी कि अगर मान लीजिए 10 स्लिप हमने डाली है तो 10 स्लिप सेम नंबर्स की सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए. अगर कोई डिफरेंट कलर होता है या फिर कुछ लगता है कि हाँ इसमें कुछ अलग से पहचान है तो वो एक हमारा बाइज्ड सैम्पल कहलाएगा. यानी कि उसमें आप लोग जो जनरली आप लोग खेलते होगे आप लोग गेम में, तो कहते हैं ना चीटर, हाँ कुछ चीटिंग टाइप का उसमें होता है, वो बायस्ड रहता है यानी कि बाध्य रहता है. ठीक है. तो ये होता है हमारा लॉटरी मेथड जिसमें हम ढेर सारे स्लिप्स में अलग अलग सैम्पल साइज को बाय नंबरिंग लिखते हैं और फिर बार बार हम उसको शेक करते हैं. एक बार शेक किया, फिर एक चिट निकाली, उसको लिखा, फिर दूसरी बार शेक किया, दूसरी चिट निकाली, उसको लिखा. तो ये हमारा क्या मेथड हो जाता है? लॉटरी मेथड, जिससे कि हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं. सेकेंड इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. If the population size is very large, the above procedure will be quite unwieldy and time consuming. Furthermore, it may introduce biases. If the disc, ball and or slip are not thoroughly mixed. Therefore, in recent years, there has been a marked tendency to use tables of random digits for the purpose of drawing such samples. A table of random digit is simply a table of digits which have been generated by a random process. The following table of random digits are available. अब टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स आया हमारा. टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में ये था जब हमने देखा कि लॉटरी मेथड को करने में बहुत सारा टाइम हमारा यूज़ हो रहा था. तो इस वजह से जब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लगा और बहुत ही, अगर मान लीजिए हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत लंबे डिजिट में है, इसको कैलकुलेट करना या फिर बाय लॉटरी मेथड इसके सैम्पल्स को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था. इस वजह से हमारा एक नया आया रैंडम सैम्पलिंग मेथड. दिस इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. इसमें हमारा क्या था
हमारी टेबल ऑफ रैंडम डिजिट इज सिंपली अ टेबल ऑफ डिजिट विच हैव बीन जनरेटेड बाय रैंडम प्रोसेस। हमारा एक टेबल होती थी जिसको कि जो हमारी वैसे ही होती थी जैसे हमारा रैंडम हम लोग आगे पहले की प्रोसेस में करते आए, एक रैंडम प्रोसेस बनाया गया था एक टेबल को लेकर। ठीक है, उसमें एक टेबल होती थी आपका चार्ट पेपर में, उसमें डिजिट्स होते थे हमारे कि मान लीजिए जो भी पॉपुलेशन है हमारी वो बाय नंबरिंग हमारा उस टेबल पे रिटर्न होता था। देन ट्रिपलेट रैंडम नंबर सैम्पलिंग नंबर्स आर 1 0 4 0 0 नंबर अरेंज्ड इन 4 डिजिट्स a time. M.G. Kendall and Babington Smith's random sampling number having 1 lakh digit. Rank correlations million random digits and Snyder's 10,000 random numbers and Fisher's and Yates table having 15,000 digit। तो हमारे जितने भी हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने अपना अपना एक रैंडम टेबल जो होता था हमारा उसको शो किया। जैसे कि फिशर्स आए तो उन्होंने 1,500 डिजिट वाले यानी कि 15,000 डिजिट्स वाले हमारे जो रैंडम जो टेबल होती थी उसको जनरेट किया। रैंक कोरिलेशन ने मिलियन रैंडम डिजिट्स वाले टेबल को शो किया, यानी कि हमारे एक रैंडम टेबल होती थी उसमें हमारे डिफरेंट पॉपुलेशन लिखी होती थी, उसको हमें रैंडमली चूज करना रहता था। ठीक है, तो हमारे जितने अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने अपनी अलग अलग टेबल को जनरेट किया, आप सिंपली ये कह सकते हो। देन द मेरिट्स ऑफ simple random sampling. First is it is most scientific method of taking out sample from a universe. There are less chances of individual bias. Every time the universe has equal chance of being selected. It is more representative. When size of sample increases, it is more representative of population as the law of inertia of large numbers and the law of statistical regularity being to operate. And third is this method is economical as it saves time, money and labor in investigating a population. The theory of probability is applicable if the sample is random. Sampling error can be measured. तो इसकी हमारी आप जिसका मेरिट्स उसमें आप देख सकते हो क्या ये मोर साइंटिफिकली है, यानी कि आप इसको आराम से एक सीक्वेंस में पूरे मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। ये एक इजी मेथड होता है हमारे पॉपुलेशन को कलेक्ट करने के लिए, इससे हमारा टाइम का और हमारे लेबर का मतलब बचत होती है। ठीक है, और इसमें जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड होता है उसको हम जब अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि इसका जो कैलकुलेशन आता है वो एक्यूरेट भी आता है, अगर एक्यूरेट नहीं भी आया है तो आपके कुछ लगभग अप्रॉक्स के सही आता है। ठीक है, नाउ then we have some demerits. This requires complete list of population, but up to date lists are not available in many inquiries. If the size of sample is small, then it will not be representative of a population. When the distribution between items in very large, the method cannot be used. The numbering of units and the preparation of the slip is quite time consuming and not economical, particularly if the population is large. इस हमारे डिमेरिट्स ये हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इसको कि अगर बहुत लार्ज में दिया रहता है तो ये हमारे लिए बहुत, अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज में है तो सिंपल रैंडम
जो हम निकालते हैं इस मेथड से, सैंपल जो कलेक्शन करते हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर हमें एक कंप्लीट लिस्ट पॉपुलेशन की नहीं पता है तो हमें उसका सैंपल निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को करना। और जब बहुत ही लार्ज डिजिट में होता है तो ये मेथड हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं सम ऑफ द टाइम। तो वी हैव दीज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था। अब नेक्स्ट टर्न पे हम स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स को क्लासिफाई करेंगे। टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल दोज चैप्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ जो अभी नए बच्चे आए हो कॉमर्शियल मनी बैंकिंग के, जो आप बच्चों ने इकोनॉमिक्स 11th के सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, वो ध्यान दें कि स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है वो हमारे इस न्यू बुक में नहीं मिलेंगे। और इस वजह से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका एक अच्छे से आप कंप्लीट नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपसे अदर क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि 10 मिनट की क्लास में 15 मिनट की क्लास में आपका सब चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ भी पढ़ते रहना है। ठीक है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। और आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है।